ठीक है, रुके। सीधे आप जेडीयू के हैं, नीतीश कुमार की पार्टी के हैं, सीधा प्रश्न है। संजय जी कह रहे हैं हम आरक्षण देंगे इसलिए हमने ये सेंसस कराया है। क्या आपकी पार्टी बिहार में चूंकि पिछड़ा और अति पिछड़ा, बैकवर्ड एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड मिलाकर 63% होता है, तो आप आरक्षण बढ़ाने की सोच रहे हैं? क्या करने वाले हैं कास्ट सेंसस के डेटा से? देखिए, निश्चित रूप से अगर आप आरक्षण की बात करें तो आरक्षण का दायरा बढ़े, ये बात हमारी पार्टी चाहती है। और हम तो केंद्र की सरकार से मांग करेंगे कि संविधान में संशोधन हो और इस कैप को हटाया जाए और कहीं ना कहीं जो हक और अधिकार है वो मिले। असल में अंजना जी, सबसे बड़ी बेचैनी और सबसे बड़ी दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को इसलिए हो रही है, केंद्र की सरकार को और इनके एनडीए के साथियों को, क्योंकि इनको लगा ही नहीं था कि नीतीश कुमार जी अपने कमिटमेंट को इतनी जल्दी निभा देंगे। नीतीश कुमार जी ने ऐतिहासिक फैसला पहले ही लिया था और कल ऐतिहासिक दिन पर जब ये आंकड़े सार्वजनिक हो चुके हैं, तब से बेचैनी और कुनबा बढ़ा हुआ है। आपके डिबेट शो के माध्यम से मैं इनको चुनौती देता हूं, उनसे सवाल पूछता हूं, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड जातीय गणना या जातीय जनगणना को लेकर क्या है? देश के स्तर पर होना चाहिए या नहीं, या जहां भी इनकी सरकारें हैं वहां ये करवाएंगे या नहीं? हां या ना में जवाब दे दे सीधा। अगर हां तो कब करवाएंगे? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में? और अगर ना है तो फिर ये दोहरा चरित्र क्यों कि टीवी पर आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम पिछड़ा के समर्थक हैं? अगर होते तो बिहार से आने वाले बाबू जगजीवन राम के नाम पर चल रही छात्रावास योजना का नाम क्यों बदल देते? पिछड़ों, अति पिछड़ों के बच्चों को, पहली से लेकर 8वीं तक की क्लास के बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलती थी उसको क्यों बंद कर दिया होता आपने? आज प्रधानमंत्री जी को देश में जाति दिख रही है, गरीबी। प्रधानमंत्री जी खुद अपनी जाति बताते हैं। जब ये राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार देते हैं तब भी ये बताते हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी की जाति क्या है, रामनाथ कोविंद जी की जाति क्या है, इनके कैबिनेट में ओबीसी वर्ग से आने वाले मंत्री कितने हैं, सांसद कितने हैं, हिमायती बनने का ढोंग करते हैं। आज ये स्पष्ट करें कि आरक्षण को लेकर इनका स्टैंड क्या है। और जिस तरह से कास्ट सर्वे बिहार की सरकार ने अपने खर्च पर कराकर नजीर पेश की है, बिहार मॉडल को पेश किया है, तो क्या ये अपने प्रदेशों में करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? क्योंकि बोलना बड़ा आसान होता है ना। अब ये कह रहे हैं कि आंकड़े फर्जी, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, स्पष्ट करेंगे तभी आगे हो पाएगा कुछ भी। जी माधवानंद जी, वो कह रहे हैं कि हमने नजीर पेश की है। अंजना जी, स्वाभाविक है, उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश तो जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी या महागठबंधन के लोग तो कर ही रहे हैं और इस बात में जैसे कोई छिपा हुआ नहीं है। जिस तरह जातिगत जैसे गणना का जैसे रिपोर्ट पेश किया गया, शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर के उसकी आकलन जैसे उसका भी आकलन हुआ, लेकिन उसको अभी तक जैसे पब्लिक डोमेन में नहीं रखा गया। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने की जैसे पूरी कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है कि जिस पर्पज से ये जातिगत गणना या जातिगत सर्वे की बात हुई थी, जहां सभी दलों ने एक स्वर से समर्थन करने का काम किया था कि जब सरकार के पास साइंटिफिक डेटा होगा तो उस साइंटिफिक डेटा का यूज करके जैसे सरकार को नीति बनाने में जैसे आसानी होगी। लेकिन अब वो सरकार पर डिपेंड करता है कि सरकार उसका सदुपयोग करना चाहती है या दुरुपयोग करना चाहती है। अभी हम लोग ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार उसका दुरुपयोग करना चाह रही है। समाज में जो सौहार्दपूर्ण वातावरण बना हुआ है उसको जैसे तोड़ने की कोशिश हो रही है। जो तुष्टीकरण की नीति है उसके तहत ये सब किया जा रहा है। तो मुझे निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं साजिश जैसे नजर आता है। और जहां तक दूसरी बात है कि जिस जल्दबाजी में आंकड़ा इकट्ठा किया गया, अंजना जी आपने तो बड़ी बारीकी से इसको देखा कि जब ये घोषणा हुई थी कि जातिगत गणना किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर गया, हाई कोर्ट में भी मैटर गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब सरकार का पक्ष, जब बिहार सरकार का पक्ष रखा गया तो उस समय कहा गया कि हम लोगों ने सारा चीज कर लिया। तो आखिर 13 करोड़ की आबादी में आप इतने कम वक्त में साइंटिफिक डेटा, आप साइंटिफिक वर्ड यूज कर रहे हैं। मुझे तो अभी जितने बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहा है जो कह रहे हैं कि हम लोगों से तो पूछा ही नहीं गया कि हम लोग की आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है। तो कहीं ना कहीं सरकार जल्दबाजी में यह डेटा लाई है। डेटा को पूरी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता है। और जहां तक समाज को बांटने की बात है, यह नीति तो हमेशा से आरजेडी की रही है, नीतीश कुमार जी। अब जहां तक कांग्रेस के लोगों ने कहा कि गरीबी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री जी क्या किए, अंजना जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, 33 साल 15 साल जो है लालू यादव जी का और लगभग 17-18 साल नीतीश जी का। तो आपने क्या कर दिया, आपने क्या किया? आज दलित ओबीसी जो जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, आज बिहार में क्या स्थिति बनी हुई है? 33 साल तो लंबा वक्त होता। अगर आपने कुछ काम किया होता तो इस समाज का उत्थान हो गया रहता। आज इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आपने ठगने का काम किया है, आप समाज को बांटने की कोशिश। ठीक है, सैयद फैजल अली इसका जवाब दीजिए।
लालू और नीतीश का राज ही तो बिहार ने देखा है। हाँ, बीच बीच में नीतीश बाबू बीजेपी के साथ सरकार चलाते थे, लेकिन सीएम वही रहते थे। और अब वो सारा ठीकरा फोड़ रहे हैं कि पिछड़ी जातियां जो है वो बर्बाद हो गई हैं देश में, उनकी अभी भी उन्नति नहीं हुई है। दो प्रश्न है। एक तो बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि उन तक सर्वे करने वाले नहीं गए थे। ये जो गड़बड़ियां और अनियमितताओं की खबर ऐसे सेंसिटिव इशू पर आ रही है, ये कास्ट सेंसस रिपोर्ट है साहब, जिसको लेकर बहुत गंभीर चर्चाएं हो रही हैं और आरक्षण तक बढ़ाने की बात कर रहे हैं संजय जी और मिस्टर झा। ऐसे में ऐसी अनियमितताएं कैसे स्वीकार की जा सकती हैं? वहीं दूसरी एक कंफ्यूजन जिसको लेकर बीजेपी अटैक कर रही है वो ये भी है कि आपने मुस्लिमों में भी जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उनको भी शामिल कर दिया है। मुस्लिमों की भी अलग आबादी बता दी है। जो फॉरवर्ड है उसमें भी आपने मुस्लिम के फॉरवर्ड जो कास्ट है उनको जोड़ दिया है। तो ये दो जगहों पर उनका रिप्रेजेंटेशन करना क्या गलत नहीं है? दोनों पर आपका जवाब। नहीं, उससे पहले अंजना जी मैं ये बताना चाहूँगा कि जो अभी षड्यंत्र के तहत और जिस तरह से कल से जो आंकड़े आए हैं सर्वेक्षण के, तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, हद तो यह है कि प्रधानमंत्री भी जिस बौखलाहट में कल पाप की संज्ञा दी इस पूरी रिपोर्ट को, तो इसका मतलब यह है कि जो लोग इसकी मांग कर रहे हैं, इतनी बड़ी आबादी जो 63%, और अगर पूरा आप देख ले तो 84% की जो आबादी है जो इसकी मांग कर रही है और इसके पक्ष में खड़ी है, उसको पापी कहने की बात की गई है। दूसरी कि आज जो उन्होंने बात कही है कि गरीब जो है सबसे बड़ी जाति है भारत में, तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा, अपने जो बहुत इन्फॉर्म जो पैनलिस्ट है उनके माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये जो सर्वेक्षण है, जातिगत जनगणना का जो सर्वेक्षण है या जो आरक्षण का प्रावधान है भारतीय संविधान में, वो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। माधव आनंद मेरे बड़े प्रिय मित्र हैं, उनको भी इस बात को समझना चाहिए कि ये गरीबी उन्मूलन जो कार्यक्रम है वो नहीं है। ये पूरे के पूरे तौर पे भागीदारी की बात है। ये पूरा जो कवायद है वो भागीदारी का है, हिस्सेदारी का है। जो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में, उसकी बात हो रही है। आप गरीबी उन्मूलन के लिए कोई दूसरा कार्यक्रम चला सकते हैं। पॉवर्टी एलिवेशन और इरेडिकेशन के बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। इसको उसकी संज्ञा ना दें और भ्रम फैलाने की स्थिति प्रधानमंत्री के स्तर से की जा रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात ये कि जिस तरह से ये चीजें हुई हैं, उसको ये आप समझ लीजिए कि अभी तक मैं आपको बिहार के स्तर से अगर बात बताऊं तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। बिल्कुल देंगे, लेकिन इसको भी साफ करना बहुत जरूरी था कि ये इन दोनों चीजों में बहुत अंतर है और बहुत ही आसानी से। ठीक है, हाँ मैं दे रहा हूँ। आपने बहुत शुरू के 10 मिनट आपने भारतीय जनता पार्टी के सज्जन को दिया और उन्होंने क्या बातें कही वो मेरे समझ में नहीं आई। लेकिन आप ये बताइए कि जो मेथोडोलॉजी का सवाल उठा रहे हैं संजय निरुपम की आवाज नहीं पहुंच रही थी आपके कान तक। पूछना चाहता हूं कि क्या जी नहीं, मुझे सुन लिया जाए पहले, प्लीज लेट मी स्पीक अर्चना जी। कि अगर मेथोडोलॉजी का सवाल ये उठा रहे हैं तो क्या इनको करेक्ट मेथोडोलॉजी पता है कि किस मेथोडोलॉजी से ये बात हुई है? पहले सवाल। दूसरी बात ये कि जितने सर्वेक्षण, जितनी जनगणना, जितनी इस तरह की चीजें होती है, थोड़ी बहुत त्रुटियां रहती हैं। आप लोग भी जो एग्जिट पोल करते हैं या ओपिनियन पोल करते हैं या इस तरह की चीजें करते हैं तो मार्जिन ऑफ एरर होता है, लेकिन कोई सब्सटैंशियल नहीं है। बहुत ही एक्सटेंसिवली, चूंकि मैं उससे जुड़ा रहा हूं तो मैं कह सकता हूं कि बहुत ही एक्सटेंसिव तरीके से, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से ये डेटा किया गया। और ये वही लोग हैं जो कल तक ये कहते थे कि देयर इज नो डेटा, इंपेरिकल डेटा कहां है, इंपेरिकल डेटा कहां है। अब जब डेटा है तो डेटा पर सवाल उठा रहे हैं। मेरे एक सवाल का आपने स्पेसिफिक जवाब नहीं दिया, मुझे धीरेन्द्र जी के पास जाना है। एक स्पेसिफिक सवाल है सर, एक स्पेसिफिक सवाल है मिस्टर सैयद फैजल अली, एक स्पेसिफिक सवाल है जिसका आपने जवाब नहीं दिया कि मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन दो जगह क्यों है? मुस्लिम आबादी में भी, मुस्लिम फॉरवर्ड में भी डाले गए हैं, मुस्लिम्स बैकवर्ड में भी डाले गए हैं। मुस्लिम आबादी का रिप्रेजेंटेशन दो जगह क्यों है? ये स्पेसिफिक सवाल है, प्लीज आंसर इट। देखिए, मुस्लिम आबादी का चूंकि अब इस तरह की जो व्यवस्था बनी है तो बीच में ये बात हुई, जैसे पहले हम लोगों का सिर्फ अति पिछड़ा होता था, उसके बाद फिर अति पिछड़ा एक वर्ग बना, महादलित वर्ग बना। तो उसी तरह से मुसलमानों में भी इस बात की जरूरत महसूस की गई कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पूरी जो प्रोग्रेस की जो स्टोरी है उसमें कहीं पीछे छूट गए हैं।
उनको भी आगे लाने की बात की गई। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आपके ऐसे गंभीर पत्रकार उस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि मुसलमानों को भी कहीं इससे कोई लाभ ना मिल जाए। ये एक बहुत आश्चर्य की बात है और दुख की बात है। इस बात का स्वागत होना चाहिए। और मैं देख रहा था कि बीजेपी के प्रवक्ता ने एक बार भी इस बात जहां तक मैं जानती हूँ आप भी एक वक्त में पत्रकार थे। ये अलग बात है कि आपने अब ये सब कुछ छोड़कर इनकी आवाज नीची कीजिए। मुझे भी पता है कि आप एक पत्रकार थे और आप जैसे पत्रकार जो अंत में किसी राजनीतिक पार्टी के सामने घुटने टेक देते हैं, वहां पर महासचिव बन जाते हैं, वो दूसरों को पाठ ना पढ़ाए। सबसे बड़ी बात होती है पत्रकारिता में कि मिसकोट मत कीजिए। सो डू नॉट मिसकोट मी, मुझे गलत कोट ना कीजिए। मैंने सिर्फ ये पूछा आपसे, जो कि एक वाजिब सवाल है, कि मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन 2 अलग अलग सेक्शंस में क्यों है। इसका आपके पास जवाब है तो जवाब दीजिए, मुझे गलत मत कोट कीजिए। और आप जैसे पत्रकार जो पत्रकारिता छोड़कर दूसरी पार्टी में घुस जाते हैं और फिर नेता बन जाते हैं, वो ज्यादा नेतागिरी ना ही झाड़े तो अच्छा रहता है। देखिए, एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर सम्मानित तरीके से बात कीजिए, मैं भी आपसे सम्मान से बात करूंगी, लेकिन जो प्रश्न मेरा अधिकार है वो पूछने से आप मुझे नहीं रोक सकते हैं। धीरेन्द्र जी, जल्दी से एक कमेंट आपसे। कुल मिलाकर क्या अब जाति सेंसस से बीजेपी और ये पूरा एनडीए बैकफुट पर है, जिसकी वजह से गरीबी एक सबसे बड़ी जाति है, या इस तरह की बातें? और क्या आपको ये डर नहीं है कि ये एक चक्रव्यूह के तौर पर ऐसा भी साबित हो सकता है जो 2024 के पहले बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा करे? क्योंकि इसी बिहार की राजनीति में एक वक्त पर आरएसएस की तरफ से दिया हुआ आरक्षण का एक बयान बहुत भारी पड़ा था बीजेपी को। ये डर है या नहीं है धीरेन्द्र जी? अंजना जी, हम लोगों को डर क्यों होगा? 2014 से इस भारतवर्ष के प्रधानमंत्री अति पिछड़ा वर्ग से है। डर तो इन लोगों को है कि उसके चलते इन लोगों ने राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह का पाप किया है। जो आता है कास्ट सेंसस के बाद में प्रतिक्रिया पार्टी की वो आती है कि तो पाप क्या है कि इसमें आर्थिक संरक्षण होना चाहिए था, इसके शैक्षणिक में ही आई थी रिपोर्ट। लेकिन जब ये कास्ट सेंसस के लिए जब सहमति बनी थी तो बीजेपी ने भी कास्ट सेंसस के पक्ष में वोट किया था मिस्टर धीरेन्द्र। सभी लोगों ने इसका समर्थन किया और होना भी चाहिए, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था? यह हिडन वाला एजेंडा तो नहीं था। उसमें था कि उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति में क्या सुधार हुआ, लेकिन उस पर तो नहीं बोला गया। लेकिन जेडीयू के तरफ से पहली प्रतिक्रिया जो आती है उनके प्रवक्ता की, वो आती है कि 2024 का एजेंडा हमने सेट कर लिया। मतलब कि मोदी जी के पैरेलल में हम भी कोई ऐसा चीज लेके जाएं, क्योंकि देश का पहले ही से 2014 से एक पिछड़ा प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और तो और बात रह गई कि जहां तक ये लोग कह रहे हैं कि भाई आरक्षण हम देंगे, आरक्षण का दायरा बढ़ाएंगे, मुझे तो कहीं ना कहीं चाल लगता है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या नीतीश कुमार जी को आरक्षण के तहत में प्रधानमंत्री का पद ये लोग देंगे? किसी पिछड़े वर्ग को अगर गलती से सत्ता मिल भी जाती है, जिसकी संभावना 0.0000 है, लेकिन अगर मिल भी जाती है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, तो क्या देना करेंगे, आरक्षण देंगे? इंडी गठबंधन में ही मैं पूछना चाहता हूँ। MY समीकरण की बात करते हैं आरजेडी वाले लोग, मुसलमानों की संख्या तो गिन के इन्होंने बढ़ा दी, लेकिन MY का मतलब होता था मुस्लिम यादव, लेकिन उसके जो लाभ लेने वाले लोग रहे उसमें उसका क्या बना दिया था?